गुड मॉर्निंग। ओहो, सुबह सुबह। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं भाई? आज हम लोग 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे सुबह 7 बजे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या यहाँ पर और डिस्कस करते हैं वो एक बार जान लीजिए आप लोग, अगर जो नए हैं। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं भाई? यहाँ पर 4 चीजों का डिस्कशन होता है। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में करते हैं। दूसरा जो होता है डिस्क्रिप्टिव न्यूज एनालिसिस, जो कि आपकी सोच को या फिर ऐसे वगैरह राइटिंग में बहुत मदद करता है। ठीक है, और थर्ड होगा उत्तराखंड का कोई करंट अफेयर होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। और लास्टली क्या 5 प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस मंथ जो एमसीक्यूज होंगे उनको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटिवेशन भी देख लेते हैं भाई कि मोटिवेशन बहुत होना जरूरी है कि नहीं। सुबह सुबह उठ के इतना जल्दी आना तो एक अपने आप में ही मोटिवेशन है कि नहीं। तो यहाँ बोला गया यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, बड़ा अच्छा बात बोला भाई, कि आप अपने भविष्य नहीं बदल सकते, भविष्य आपके हाथ में है नहीं, लेकिन आपकी आदतें आपके हाथ में है। अगर आप आदत बदल लो कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन आप आदमी तो बन ही जाएंगे। बड़ा आदमी बनेंगे नहीं बनेंगे वो पता लगाएगा कि आपका हैबिट कैसा है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने बोला था पिछले वाले क्लास में कि हम लोग पहले गवर्नर और वो चीफ मिनिस्टर वगैरह डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास है। उसके बाद फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है। देखो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नाम था तो मैंने हिंदी में नहीं करा। ठीक है, तो इसको आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर। और चंद्रबाबू नायडू कौन है? उसके सीएम है। पार्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस कौन है उस पर्टिकुलर स्टेट्स के। तो धीरज सिंह ठाकुर। तो ये तीनों कम से कम याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कौन कौन से? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। ठीक है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के कौन है भाई? त्रिविक्रम परनायक। ठीक है, कौन? गवर्नर है। और पेमा खांडू कौन है? एक तरीके से चीफ मिनिस्टर है। असम के कौन है भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो एक तरीके से कौन है? गवर्नर है। ठीक है, अब यहां देखा जाए दोनों के कौन? विजय बिश्नोई हैं, एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश और असम के जस्टिस है, चीफ जस्टिस है। हाँ, दोनों का एक ही है। ठीक है, और एक तरीके से कौन है? राजेंद्र अरलेकर कौन है? और नीतीश कुमार इसके सीएम है, गवर्नर हो गया यहाँ पर। और विनय चंद्रन कौन है? यहाँ के चीफ जस्टिस। एक बार देख लीजिए, फिर तो याद तो करना ही पड़ेगा भाई, ये गवर्नर या तो चीफ जस्टिस, क्योंकि 8 से 9 चीफ जस्टिस भी बदले गए हैं स्टेट्स के, और गवर्नर भी बदले गए हैं, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ क्या कौन है? रामन देखा और विष्णुदेव साई जो है वो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर है। और गोवा के कौन है भाई? प्रमोद सावंत। बाकी सब आप लोग देख ही सकते हैं, देवेंद्र उपाध्याय। ठीक है, फिर गुजरात के कौन है भाई? भूपेंद्र भाई पटेल। उसके बाद हरियाणा के कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, और वहां पर देखिए आगे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ऐसा करके। और यहां पर कौन है? सील नागू। और हरियाणा के ये गवर्नर कौन है भाई? भंडारू नाम भी है ना, अच्छा ठीक है। इसके बाद देखिए इसके आगे कौन है? हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्यों सुखविंदर सिंह सुक्खू? तो हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला चीफ जस्टिस, बाकी गवर्नर, ये गवर्नर है, आप लोग याद रखेंगे, ये गवर्नर है, ये चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, और वो कौन है? चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस यहां तक। चीफ जस्टिस भी देखिएगा जरूर। ठीक है, झारखंड संतोष कुमार गंगवार कौन है? गवर्नर है। हेमंत सोरेन। इसके पहले चंपई सोरेन थे जो 3-4 महीने आसपास में रहे, उसके बाद ये जेल से निकला भाई, और अरविंद केजरीवाल भी कल जेल से निकल गए, तो देखिए क्या होता है। कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद क्या कौन है? सिद्धारमैया। उसके बाद केरला का पिनराई विजयन। उसके बाद मध्य प्रदेश मोहन यादव। ठीक है, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। उसके बाद मणिपुर एन बीरेन सिंह। और एक तरीके से मेघालय का कौन है बताओ? कॉनराड शर्मा। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके से पूरे सीएम का लिस्ट हो गया। उधर चीफ जस्टिस का भी लिस्ट देख लीजिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आप लोगों को रटा होना चाहिए भाई, ये पूरा लेटेस्ट है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने उठाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट मिजोरम। मिजोरम के कौन है भाई? मिजोरम के लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। उसके बाद नागालैंड के रियो, ऐसे करके रियो डी जेनेरियो से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नागालैंड है वो। उड़ीसा कौन है भाई? मोहन चरण माछी। उसके बाद पंजाब भगवत मान, ये जान रहे हैं आप। राजस्थान भजनलाल शर्मा। उसके बाद सिक्किम प्रेम सिंह तमंग। उसके बाद तमिलनाडु MK स्टालिन। उसके बाद तेलंगाना कौन है? रेवंत रेड्डी। उसके बाद त्रिपुरा, और ये रिलेट कीजिएगा ना, जैसे कोई भी पर्टिकुलर न्यूज रहता है, जैसे कोई भी स्टेट का न्यूज है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, चीफ जस्टिस और आपको CM याद है या नहीं याद है। ठीक है, वो तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, और एक तरीके से क्या है लास्टली भाई? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा सा। ये जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल के कौन है? एक तरीके से ममता बनर्जी, और यहाँ पे CV आनंदा बोस। इनका बहुत ये एक तरीके से हमेशा ये न्यूज में रहते हैं, क्योंकि वो रस्साकसी चलते रहती है। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई सेंट्रल में अलग सरकार है और स्टेट में अलग सरकार है, तो हमेशा गवर्नर और CM के बीच में चलते ही रहता है। प्रेसिडेंट जानते ही द्रौपदी मुर्मू, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। प्राइम मिनिस्टर PM मोदी, और एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ये ओ छोटा आता है। ठीक है, वैसे बोला जाता है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अब इसको अनिल चौहान। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास, और एक लोकसभा कौन सा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक एक छोटा सा रिवीजन था। अब आते हैं सबसे पहला सवाल पर, जो हमारा करंट अफेयर है। बताइए पहला सवाल। इंदौर या उत्तर प्रदेश? आप बताइए क्या है भाई? बोला गया रिसेंटली वेयर इज द इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध जो होता है हमारे देश में। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण या प्रजनन केंद्र कहां खोला गया? जहां पर क्या किया जाएगा, जो भी चिड़िया खास करके स्पीशीज वगैरह हैं या चिड़िया वगैरह हैं, उनको सही तरीके से इलाज वगैरह किया जाएगा। अगर कोई घायल पाया गया या फिर जिसकी ब्रीडिंग या फिर जो मतलब एक तरीके से खत्म होने के कगार पर है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, तो वो चीज स्टार्ट किया जा रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और पहला है ये, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जहां पर सारे पक्षी, यहाँ पर सिर्फ वल्चर लिखा है लेकिन इसमें करीबन शायद 4 या 5 वल्चर्स रखा गया है, और उससे ये बोला गया कि आने वाले हम 1 साल 2 साल में क्या करेंगे, उसको कम से कम 40 या 50 वल्चर को हम लोग ब्रीड करेंगे और उसको एक तरीके से संरक्षण करेंगे उसकी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। दूसरा बताइए। दूसरा है रिसेंटली द 5th इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर अ ब्लू स्काई ऑल्सो नोन एज अ स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के का 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया जाता है? जल्दी। 7 सितंबर। ओहो, याद है? किसको याद है भाई? कहां पढ़े थे? ठीक है, 7 सितंबर जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय 5वां अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है, जिसको स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी मनाया गया। क्लियर? इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला गया था, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो राजस्थान की सरकार ने है, वो इसको होल्ड करा है, मतलब एक तरीके से हेल्ड करा है, सॉरी। तो 5th इंटरनेशनल डे किनके द्वारा हेल्ड किया गया? अगर बोला जाएगा कौन से शहर में,
जो इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर जहां पर संबोधित किया गया कौन से राज्य के द्वारा, तो वो राजस्थान के। और इसी दिन को हम लोग स्वच्छ वायु दिवस बोलते हैं। अगर कोई पूछ लेगा कि स्वच्छ वायु दिवस किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर को ही हम लोग स्वच्छ वायु दिवस बोलते हैं। और यह बोला जाए 4th मीटिंग है कमिटी का नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, और इसमें चेयर्ड बाय भूपेंद्र यादव, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर रहेगा फॉर द ब्लू स्काईज इन 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये साल क्या कौन सा संस्करण था, 5वां। और इसका थीम 2024 इंपॉर्टेंट क्या, कब स्टार्ट हुआ था, इस साल कौन होस्ट कर रहा है, राजस्थान, भारत कर रहा है। और एक तरीके से इस दिवस को कौन सा दिवस बोलते हैं, स्वच्छ वायु दिवस हमारे देश में। और उसके बाद क्या है, इसका थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन अ क्लीन एयर। ये बोला गया है कि अभी स्वच्छ हवा पे निवेश करें। तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में, कौन से एक तरीके से डेट को हुआ है, ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था, और इससे हमारे देश में क्या नाम से बोला जाता है। और उसके बाद 2019 में इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने करी थी। और एक तरीके से इसका 2024 का थीम क्या है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, मतलब अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पर बताइए, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो विच सिटी इज सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, कौन सी सिटी ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करा है, कौन, जयपुर। फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण 2024, तो वो कौन है, सूरत है, ठीक है। तो सूरत जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सूरत इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कब स्टार्ट किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी बताऊंगा क्या चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से 2000, बताइए टोपी वाले भैया हैं, 2015 में इसका स्टार्ट किया गया था। 2015 इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये पहले इंग्लिश है फिर हिंदी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या, सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन मैंने सिर्फ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से एक लागू हो रहा है एक नियम, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स ला रहे हैं। उसमें ये बोला गया कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 2015 को लॉन्च हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के तहत। क्लियर हो गया, पहली बात तो ये याद रखना है, ताकि वो स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। कोई अपनी बच्चियों के लिए अगर कम एज से ही पैसे को सेविंग करना चाह रहा है तो वो इसके लिए एक बेस्ट स्कीम है। ये हर एक बैंक में आपको, सरकारी बैंक में मिल जाएगा और पोस्ट ऑफिस में तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, मतलब इसको कौन कर सकता था, गर्ल चाइल्ड मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए और अंडर 10 साल, मतलब 10 साल से पहले अगर, तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, आप लोग बता सकते हैं आसपास जिन्हें जरूरत है। व्हेन द अकाउंट इज ओपन, कम से कम 10 साल होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए जब उसकी अकाउंट को ओपन किया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के समय यू कैन ओपन क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट एट अ पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड बैंक एंड यू विल नीड टू फिल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है। और कम से कम मेक अ डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट, कम से कम आपको कितना डिपॉजिट करना होगा, 250 रुपए का जो होगा मिनिमम डिपॉजिट। अगर कोई पूछेगा कम से कम कितना आपको उसमें डिपॉजिट करना होगा, बोला जा रहा है मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख का होता है एक साल में। मतलब एक साल में आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं हर साल। जैसे आपने शुरुआत करा, मान लो कि आपकी बेटी है, मान लो, अब है कि नहीं है वो तो भगवान जाने, लेकिन भाई ठीक है आपकी बेटी है, अब आपने 8 साल में शुरुआत करी तो वो एक तरीके से आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और कम से कम आपको एक तरीके से 250 रुपया जमा करना। इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा
अगर 5 अप्रैल 2024 तक की बात की जाए तो 8.5%, जो कि इन्फ्लेशन से 1.5% ज्यादा है, मतलब 2.5% ज्यादा के आसपास में, और मोर इन द ईयर, जिसकी वजह से वो अब मान लो कि 18 साल 19 साल हो गया। देखो यहाँ पर बोला गया कि कुछ अगर आपको जरूरत पड़ गया बच्चे की पढ़ाई के लिए, कुछ भी, मतलब खास करके उसी लड़की के लिए, आप ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने लिए निकाल लो उसको कि गड्डी चाहिए तो आपको वहां से आपने ले लिया, वैसा कुछ नहीं होता, आपको प्रूफ देना होता है। तो अलाउड फॉर एजुकेशन आफ्टर द एज ऑफ 18 साल, मतलब 18 साल के बाद जो होता है, या 18 साल उम्र उसके कंप्लीट होने के बाद आप उसके पार्शियल आप विड्रॉ कर सकते हैं। कितना विड्रॉ? 50%। और सुकन्या समृद्धि ऑफर्स टैक्स बेनिफिट, इसकी वजह से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आप मान लो कि 1.5 लाख रुपए भर रहे हो, उसमें जो मान लो कुछ टैक्स अगर हुआ तो टैक्स कभी भी देखना, कहीं भी अगर टैक्स की छूट मिल रही है ना, तो सेक्शन ये याद रखना 80C एंड 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब छूट इसी के तहत मिलता है, खास करके 80C के तहत। ठीक है, तो ये टैक्स का रूल है जो कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना में देखने को मिलता है। एक बार थोड़ा सा हिंदी में देख लीजिए, बाकी तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्याज दर तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, मैंने बता दिया। अगर मान लो कि ज्यादा रिसेंटली एग्जाम है तो कुछ पूछ लेगा। आरओ एआरओ आ रहा है क्या फॉर्म? अच्छा आएगा। 18 साल की मतलब वायु बोल रहे हैं, आयु के बाद शिक्षा के लिए 50% तक आंशिक जो निकासी की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो ये हिंदी में भी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो हिंदी में ही समझाया मैंने, मैं तो अंग्रेज तो हूं नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5th बताइए, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितना मेडल जीता? जल्दी से। हाउ मेनी मेडल वेर वोन बाय द इंडिया इन 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक? कितना? 29 29 जीता है। ठीक है, तो 29 मेडल जो है हमारे देश में जीता गया है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे यहां मैंने कुछ फैक्ट्स डिस्कस करें, हिंदी वाले इधर देख सकते हैं। उसको देखिए, यहां पर बोला गया है कि की फैक्ट्स अबाउट अ पैरा ओलंपिक। अगर देखा जाए तो पैरा ओलंपिक इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट ऑफ डिसेबल एथलीट। जो पैरा ओलंपिक विकलांग एथलीटों के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योजना है, और यह ओलंपिक खेलों के लिए तुरंत बाद होता है, क्योंकि जो ओलंपिक होता है मेन ओलंपिक होता है, उसके बाद फिर पैरा ओलंपिक होता है, तुरंत ही होता है कि नहीं? जो पैरा ओलंपिक जो 8 सितंबर को खत्म हुआ। ठीक है, ओलंपिक स्टाइल ऑफ द गेम एथलीट विद अ डिसेबिलिटी वेर ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम। पहली बार इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1960 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। तो ये क्योंकि देखो सब लोग पढ़ के जाएगा ओलंपिक, क्वेश्चन पूछ देगा पैरा ओलंपिक से, क्योंकि इसको कम आंकते हैं हम लोग, लेकिन एग्जामिनर इसको ज्यादा आंकेगा, गारंटेड है। तो ये याद जरूर रखना। ठीक है, 1960 में पहली बार पैरा ओलंपिक का गेम्स हुआ था, और रोम इटली में। ठीक है, वेन्यू क्या कहा था भाई? 19 जून 2001 एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड द आईपीसी। जो बिड है वन बिड वन सिटी के रूप में, कि वन बिड वन सिटी में मतलब एक ही शहर में दोनों कराया जाएगा। क्योंकि मान लो कि अगर दोनों अलग अलग कराया जा रहा है, इसका मतलब क्या अगर देखा जाएगा समाज में कि सामाजिक उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आप जो अच्छे हैं, जो मतलब हट्टे कट्टे हैं, जो प्रॉपर तरीके से हैं, उनका तो आप ओलंपिक करा रहे हैं, लेकिन इनके लिए अलग जगह कराना, तो एक तरीके जो इन्वॉल्वमेंट उन लोगों को मिला है वही इन्वॉल्वमेंट इन लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि भाई अगर कोई कारणवश अगर वो डिसेबल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो समाज के पिछड़े में भी गिने जाएंगे। तो कभी भी किसी को पिछड़े में ना गिना जाए, इसीलिए 2001 में एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो साइन हुआ था। इसके आगे देखिए, सबसे ज्यादा जो मेडल है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा जीता गया। 94 गोल्ड, 76 आपको सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज से 220 मेडल। तो आसपास में कोई नहीं है भाई। इसका क्या खिलाता है ये लोग, सोचो। मतलब हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेट ब्रिटेन 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 जो है वो ब्रॉन्ज। 124 के साथ दूसरे स्थान पर। यूनाइटेड नेशन, आपको ये दो एक ही याद रखिएगा, काम चल जाएगा। और जो भारत की पोजीशन, भारत फिनिश एट 18th पोजीशन। हमारा भारत देश जो 18th पोजीशन पर फिनिश किया 29 मेडल के साथ। उसमें 7 स्वर्ण पदक है और 9 रजत और
13 कांस्य पदक है, जिससे टोटल 29 पदक होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बस। बाकी ये चाइना याद रखिएगा 220 मेडल, उसमें गोल्ड भी याद नहीं रखिएगा, चल जाएगा। छठा 6th आइए, रिसेंटली क्या क्वेश्चन, क्या बोला गया? रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या होता है? जो हवाई जहाज वगैरह किस तरीके से रेगुलेट किया जाए इंटरनेशनली या एशिया के अंदर में खास करके, तो उसके बारे में कहां पर मीटिंग हुआ भाई? जो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी वो कहां हुई? न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसकी मीटिंग रखी गई। तो याद रखिएगा नागरिक उड्डयन पर दूसरा जो एशियाई प्रशांत जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो हमारे देश भारत में और वो इंडिया में हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 7th बताइए। 7th अगर देखते हैं, रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ रिसर्च डिस्कवर्ड अ मैरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट। ये एक नया फॉरेस्ट को डिस्कवर किया गया। कौन से राज्य में? तो हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में, जो देखो मिरिस्टिका जो दलदली जंगल की खोज की गई है। तो ये नया खोज किया गया। कोई चीज अगर नया होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो अगर देखा जाए तो ये कौन है भाई? महाराष्ट्र में ये खोज किया गया है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। तो ये स्वयं फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है ना जो सालों भर ग्रीन रहती है। ठीक है, और ये कार्बन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक होता है। तो अगर देखा जाए ये फॉरेस्ट है, देखिए जो खोजा गया है। ठीक है, अगर देखा जाए फाउंड मेनली इन द, ये ऐसा जो है देखो इसमें ऐसा है ना, तो ये पूरा एक तरीके से सॉइल को भी कंजर्व कर रहा है, वाटर को भी, और हमेशा ग्रीन रहता है। मतलब फाउंड मेनली इन द, ज्यादातर कहां पाए जाते हैं भाई? वेस्टर्न घाट में। एंड दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड मेघालय। मतलब मेघालय और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ऐसे इस प्रकार के जो जंगल है वो पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और में पाए जाने वाले ये पौधे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद देखो दलदली मिट्टी पानी के आवास है, और जहां सदाबहार पेड़ों की, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सदाबहार पेड़ों का बोलबाला। मतलब हमेशा जो पेड़ रहेगा वहां पर जो लगा हुआ रहेगा वो ग्रीन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक खोज है जो कि महाराष्ट्र में किया गया है। आगे आते हैं 8वां नंबर पर। बताइए भाई 8वां नंबर। Which government authority recently introduced a helmet camera system in the North Bengal to prevent a train accident? एक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया कि हेलमेट कैमरा सिस्टम, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि आगे पटरी डिरेल है या पटरी में कुछ गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से, जैसे हेलमेट क्या होता है, हेलमेट में आपको दूर का पता चल जाता है ना कि क्या किस तरीके का है। अगर आप सही तरीके से उसमें आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेन ड्राइवर के पास हेलमेट कैमरा है, जैसे हम लोग पास कार में होता है ना बैक कैमरा, आपको बहुत दूर के पता चल जाता है कि वहां क्या है, कौन कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली बैठा हुआ है या फिर इंसानी बैठा हुआ है जिसके ऊपर हमने चढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से उसी तरीके से जो हेलमेट कैमरा सिस्टम है वो ट्रेन एक्सीडेंट के लिए, तो आप जानते ही वो इंडियन रेलवे जो होगा उसको प्रणाली शुरू किया गया उनके द्वारा। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये जो काम है वो शुरू किया गया। क्लियर, ये याद रखिएगा हेलमेट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, आगे बताइए भाई। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड अ सेमीकन मतलब सेमीकंडक्टर, जो चिप वगैरह इस्तेमाल होता है हमारे फोन्स में, चिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, चिप्स वगैरह में, सिम वगैरह में जो चिप इस्तेमाल होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो सरकार ने क्या करा, एक्सपो मार्ट, मतलब एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि डी मार्ट, जहां पर आपको सामान मिलता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा हम लोग कर पाए हम लोग अपने देश से,
और 2030 तक बोला जा रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा 50 मिलियन तक या हम लोग बिलियन तक अपनी सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। और 3-4 सेमीकंडक्टर की हमारे यहाँ फैक्ट्रीज भी लगा गए। तो ये कहां पर है जल्दी बताइए भाई, कहां? गांधीनगर। क्यों गांधीनगर आता है? गांधीनगर क्यों आता है? भोपाल नाम क्यों नहीं याद आता? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो एक तरीके से आपका ग्रेटर नोएडा होगा, जहां पर याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहां है भाई? दिल्ली के उत्तर प्रदेश, हाँ बॉर्डर, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर याद रखिएगा। और 2030 तक ये बोला गया है कि हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादातर चिप्स जो कर रहे हैं इस्तेमाल कहां से करते हैं भाई? चाइना से। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बताइए 9th नंबर। अच्छा आज ठंडा मौसम लग रहा था इसीलिए स्टार्ट किया, ये सही है। कौन है? रिसेंटली विच कंट्री बिकेम, हाँ ये क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द 101 फर्स्ट मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन है भाई बताइए, कौन है? उसके पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो ये याद रखिएगा। और एक कोई ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इसका एक पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोलर के ऊपर, मतलब जिसका हमारे देश में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये नेपाल जो है वो 101st मेंबर जो है वो बना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101st जो है वो एक तरीके से सदस्य बना है? तो वो नेपाल बना है, ठीक है। आगे आता है 10th बताइए भाई। नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे रिसेंटली सीन इन द न्यूज। नीलगिरी हिल्स कहां पर है भाई? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो होगा इसका सही आंसर है। तमिलनाडु में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के बारे में आसपास में बात किया जा रहा था, तो वहां पर इन्वायरमेंट के खतरे के रिलेटेड एडिटोरियल वगैरह था, तो उससे ये न्यूज बना। क्योंकि कोई भी न्यूज अगर एडिटोरियल वगैरह वैसा होता है, कुछ वैसा अगर धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है, तो उसका सही आंसर कौन होगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां बताइए क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है भाई? कि जो बोला गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इंप्लीमेंटेड बाय विच? तो ग्राम सड़क है, ग्राम सड़क से क्या याद रखना है? ग्राम, तो ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए याद रखिएगा। इसको 2000 में शुरुआत किया गया था, ठीक है, 2000 में शुरुआत किया गया था। और एक तरीके से अभी बोला जा रहा है कि हम लोग 2029 तक इसमें 17,000 करोड़ के आसपास में, उसमें 17,000 करोड़ के आसपास में हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2000 में। और 2003 या 2005 में बताओगे, ठीक है। मनरेगा कब शुरुआत किया गया था? 2005 में, ठीक है। 2005 में क्या शुरुआत किया गया था? एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जिसमें क्या होता है भाई? 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट लेबर्स को दिया जाता है, 100 डेज का फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, हाँ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चलिए, ठीक है। तो ये कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगर देखा जाए 12th नंबर में क्या है ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ देखो हमेशा साइक्लोन वगैरह आता रहता है, तो आप लोग ये बताइए कि इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन
इन अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड द साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, यहाँ पर साइक्लोन कभी भी आने का बहुत कम आसार है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय जो अक्षांशों आकांक्षों अक्षांशों, हाँ ठीक है, ने दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है, मुख्य कारण कोई बता पाएगा? वो यहां पर क्यों नहीं होता? ज्यादातर साइक्लोन कहां पर आता है? इक्वेटर के आसपास में। जो इक्वेटर वाला कहां पर बताइए, तीनों थोड़ा देख लीजिए, तो आप लोग नाम से याद रखिएगा। देखो ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, उसमें कभी कभार होना, मतलब क्या, अंतर जो उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है, और दूसरी बार यहाँ पर वाटर जो रहता है वो बहुत ज्यादा कूल रहता है। अब पानी ज्यादा कूल होने की वजह से वो जो जब प्लेट्स वगैरह जो होता है वो टकराते नहीं है उसके अंदर के जो भी वाटर की इतनी फोर्स है, जिसकी वजह से वहां पर साइक्लोन वगैरह उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ये दो कारण है, कूल वाटर और एक तरीके से अंतर जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी वहां पर होता है, मतलब ये चीज नहीं होता है, कन्वर्जेंस जोन वहां पर नहीं है, तो एक तरीके से आपस में टकराता नहीं है, तो वो एक तरीके से वहां पर साइक्लोन की जो उम्मीद है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यहाँ भी ये भी लिख देगा कि भाई कौन से रीजन में जो है वो साइक्लोन नहीं ओरिजिनेट होता है, तो साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में ज्यादातर नहीं होता। क्लियर? आइए, यहां बोला गया द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जो शब्द है अक्सर समाचारों में उन देशों के समूह के मामले में संदर्भ में आता है जिन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के रूप में जाना जाता है, मतलब जिनको एक तरीके से विच ऑफन इन द न्यूज कॉन्टेक्स्ट टू अफेयर द ग्रुप ऑफ द कंट्रीज। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से वर्ड यूज होता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी कि मतलब हम अपनी भागीदारी क्षेत्रीय मूल्य में, मतलब जो आपस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे बढ़ा पाए, तो उसके लिए बात होता है। तो कौन सा है? आसियान, ठीक है, आसियान। क्लियर? अभी इसको थोड़ा डिटेल में देखिए आसियान को। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है, पहले वो तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा क्या जाता है, अगर आप लोग सीजीएल वगैरह देते हो या फिर रेलवेज वगैरह का एग्जाम जब आएगा तब देना ही होगा, है कि नहीं? सेंट्रल वाला एग्जाम को देते हो कि नहीं? किसी क्षेत्रीय वाला ही दे रहे हो, सेंटर भी दिया करो, जरूरी है यहीं पर नौकरी करना, उधर भी कर लो थोड़ा सा, है कि? तो साउथ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन जो उसका फुल फॉर्म है, इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ अ साउथ ईस्ट कंट्री। इसका पार्ट भारत नहीं है, तो याद रखना कि ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम इसके क्या है? मेंबर कंट्रीज हैं। जब आसियान साइन हुआ था, ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और कब हुआ था? 1867, 8 अगस्त 1900 एक तरीके से 67 को बैंकॉक थाईलैंड में, बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो यहां भी देख सकते हैं जो आसियान घोषणा पत्र है वो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। बाद में कौन जुड़ा? ब्रुनई जुड़ा, कौन? 1984 में। उसके बाद वियतनाम जुड़ा 1995 में, फिर लाओस एंड म्यांमार जुड़ा 1997 में, और कंबोडिया जो है 1999 में जुड़ा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां? जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर? अब आते हैं कि इंडिया जो है वो इसका डायलॉग पार्टनर रहा है, मतलब इंडिया बाहर से एक तरीके से सपोर्ट करता है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमी है भारत, तो सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो जरूर से जरूर जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से डायलॉग पार्टनर हम भारत रहा है 1996, इसका पार्ट नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इंडिया से रिलेटेड, तो वो जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया? और यहाँ पर 10 देशों के मामले में, हाँ पूछो। अभी भी है? हाँ अभी भी।
अब आते हैं हम लोग, एमसीक्यू खत्म हुआ, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। पहला न्यूज जो थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बताइए, रिसेंट एक स्टडी हुआ, ठीक है, हाल ही में ये बोला गया कि नेचर हैज रिवील्ड दैट इंडिया हैव हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का सबसे अधिक योगदान है। मतलब ये बोला गया कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक की पोल्यूशन करता है। क्लियर? तो यहाँ पे बोला गया इंडिया जो अकाउंट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल प्लास्टिक। अगर कहीं पर 5 प्लास्टिक फेंका मिल रहा है तो उसमें 1 प्लास्टिक जो है वो भारत का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब जो गंदगी फैला रहा है। इंडिया जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली, बोला जा रहा है कितना कितना जनरेट करता है भाई, 5.8 मिलियन टन, सॉरी 9.3 मिलियन, उसमें से 5.8 मिलियन टन हम लोग क्या करते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से जला देते हैं, और बाकी सारे जितने भी हैं 3.5 मिलियन टन आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट एज अ डेब्रिस, मतलब उसको एक तरीके से मलबे के रूप में छोड़ देते हैं। एक होता है जलना, वैसे तो कोई प्लास्टिक पूरे तरीके से जलता नहीं है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स है वो बचा ही रह जाता है। तो एक तरीके से जो 9.3 मिलियन में, जो याद रखना है कि 5.8 मिलियन टन जो है उसको हम लोग जला देते हैं, 3.5 मिलियन जो है वो हमेशा ही मिट्टी में इधर उधर पड़ा रहता है मलबे में, ठीक है। अब बोला जाएगा कि इसके उपरांत एक कानून भी है भाई, सरकार का रूल्स भी है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018, जो अप्लाइड किया जाता है कि जो भी जो लेयर्ड प्लास्टिक्स है, आउट ऑफ द मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स टू दोज दैट आर नॉन रिसाइकेबल, ये बोला गया कि जिसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं वो सब प्लास्टिक को यूज करना बंद करना होगा, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कम, अगर कोई इसको बनाता हुआ दिख जाता है तो एक तरीके से उस पर कानूनी रूप से एक्शन लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के रिलेटेड। प्लास्टिक तो लेते ही, सब्जी वब्जी लेने जाते ही, अरे हम लोग भी भाई, हम लोग भी जब रहते थे तो बहुत प्लास्टिक यूज होता था, बाद में समझ में आया कि ये बेकार चीज है, फिर झोला लेके जाने लगे। झोला ले जाने में शर्म लगता है ना, लेकिन देखो अभी भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अगर शाम को चले गए तो वो क्या थैला लेके जाते हैं, कभी प्लास्टिक में लाएंगे, अपना झोला लेके निकल पड़े। हाँ, तो एक तरीके से ठीक रहता है कि नहीं। सब्जी वब्जी खरीदते हो क्या, फुसफुस चल रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, उसी के बारे में बात कर रहे हो, वेरी गुड, क्या बात है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो एक तरीके से लॉन्च हुआ 12 सितंबर 2019 को, और उसका सक्सेसफुली 5 साल जो है वो पूरा हो चुका है 12 सितंबर को। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल ट्रांसफर, भारत सरकार 6,000 रुपए हर साल किसान के खाते में ट्रांसफर करता है। जो स्मॉल, छोटे या सीमांत, जो छोटा या फिर सीमांत, ठीक है, जो सीमांत फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनको एक तरीके से 6,000 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सारा पैसा कौन देता है, भारत सरकार देती है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो कि कौन है भाई, कौन है, शिवराज सिंह चौहान। सेंट्रल कौन है भाई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। एज ऑफ अगस्त 2024 अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो फार्मर है 23.38 लाख फार्मर्स हैव इनरोल्ड विथ बिहार झारखंड लीडिंग इन द रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन है जो इसका फायदा उठा रहे हैं, तो बिहार और झारखंड मिलाकर कितने, 23.38 लाख जो है वो किसान, उनको हर जो, अच्छा ये बोला जाएगा कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर एक 4-4 महीने में, 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, ठीक है। आते हैं अगला न्यूज पर, ये देखिए क्या किया गया भाई, 20th एडिशन, 20वां जो एडिशन है, 20वां जो संस्करण है, वो इंडिया और यूएसए के बीच में ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास 2024 जो वो शुरू किया, कहां पर, एट अ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। एक साल हमारे देश में होता है, अगले साल यूएसए में होता है, तो इस साल कहां हो रहा है, हमारे देश में, और वो राजस्थान में हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग
रेंज में भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध जो है अभ्यास नहीं सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास ज्यादा नहीं हो गया, अच्छा अभ्यास, अच्छा युद्ध अभ्यास ये वाला अलग है, युद्ध अभ्यास 2024 जिसका नाम है, ठीक है। जो कहां शुरुआत किया गया, किसके 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 बीच में है भाई? युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास कौन सा एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास 2004 से हर साल भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और जो मेजर एक्सरसाइज है दोनों के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज है? वज्र प्रहार, आर्मी दोनों की आर्मी, यूएसए और इंडिया की आर्मी, वज्र प्रहार जो होता है वो एक तरीके से नाम है जहां पर वो दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं। सेल्वेक्स इंडियन नेवी और कोप इंडिया एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स। और मालाबार एक्सरसाइज है एक जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड जिसको बोलते हैं क्वाड इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड जो होता है, क्वाड क्यों भाई? क्वाड्रिलेटरल से बनता है, अगर देखोगे चारों देशों के बीच में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज। और ये नेवी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होता है। तो कोप इंडिया वायुसेना और मालाबार अभ्यास भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के का चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा लास्ट में कोई युद्ध अभ्यास मिलिट्री से रिलेटेड है। आगे आते हैं, इसके बाद हिंदी में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हाल ही में जो शुरुआत किया जा रहा है पाइपलाइन का काम। अब अफगानिस्तान इज सेट टू बिगिन द वर्क इन द लॉन्ग, जो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में फिर से काम शुरू हो रहा है। किसका? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। जो देखो यहां पर तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, तो इसको तापी पाइपलाइन भी बोला जाता है, जो कि एक तरीके से नेचुरल गैस हर इन सारे देशों में आएगा। क्लियर है? जो कि $10 बिलियन प्रोजेक्ट है, ताकि वो हमारे जितने भी ये चारों देश हैं, अब बोलोगे सर पाकिस्तान है, लेकिन ये एक तरीके से कनेक्टिविटी जोड़ा गया पाइपलाइन के थ्रू, और इसको एक तरीके से क्या नाम दिया गया देखो, इसीलिए द पाइपलाइन इज ऑल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन, मतलब शांति का पाइपलाइन है ये। और ये जो है दिस डेवलपमेंट कम्स आफ्टर द ईयर डिलेड, और ये एक साल पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी की होने की वजह से, वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी होने की वजह से उसको स्टार्ट नहीं किया गया। और जो तापी पाइपलाइन है इज अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जो कि ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? नेचुरल गैस करेगा फ्रॉम क्यों गलियास गैस फील्ड इन तुर्कमेनिस्तान। कहां से? तुर्कमेनिस्तान के जो गैस फील्ड से, वहां से गैस जो होगा वो हर एक देश में आएगा, जहां जहां जिस रीजन में इसका पॉइंट बनाया जाएगा। पाइपलाइन जो है अप्रोक्सीमेटली कितना 1814 किलोमीटर की होगी, और ये कितना डिलीवर करेगा? 33 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैसेस, मतलब इतना बिलियन क्यूबिक जो होगा वो गैस रिलीज करेगा। उसमें से इट विल सप्लाई अफगानिस्तान को 5%, पाकिस्तान को 47.5% और इंडिया को 47.5%। जितना भी गैस जाएगा उसका ये दोनों में पाकिस्तान और इंडिया का सेम भागीदारी होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट को ओरिजिन इन अ ट्रेस बैक 1990 में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। लेकिन बाद में फिर एशिया डेवलपमेंट बैंक ने सपोर्ट करा और बोला कि इसको एक तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, और 2008 में भारत सरकार भी इसकी पार्ट बन गई, ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसके बाद हिंदी में है, घबराइए मत हिंदी वाले। बाकी इसमें 3-4 चीज पॉइंट है, वो भी बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से तुर्कमेनिस्तान के कौन से गैस फील्ड से? गैलनास, ठीक है, गैस फील्ड से स्टार्ट होगा, और यहां से हेरत से इसी तरीके से ये पूरा आया, फिर निम्बरूज में जाएगा, फिर कांधार में, उसके बाद क्या इसी तरीके से मुल्तान होते हुए कहां पर? फजिल्का भारत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा जो रोड मैप है किसका? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन, जिसका नाम रखा गया तापी। तीनों नाम याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ने 2008 में ज्वाइन करा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आप लोग थोड़ा सा और भी क्लैरिटी चाहते हैं तो, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये तापी का ये याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है। तापी पाइपलाइन में टी का शब्द का अर्थ क्या है, या टी कौन से देश को संबोधित करता है, तो ऐसे करके सवाल आ सकता है। क्लियर? ये देख लीजिए, बाकी तो समझ में आ गया होगा।
भारत के किस क्षेत्र में होता है? क्या भारत के किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? गुजरात वाले एरिया में, गुजरात या राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लिए होगे भाई, बस ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कुछ नया था। आते हैं आगे। आगे क्या है भाई? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैव रेज्ड द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट। हमारे देश का फोरकास्ट जो है वो 7% बढ़ा दिया गया, 6.6% से वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और सेम बोला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तीनों ने ये बोला है कि हमारा जो देश है 2024-25 में कितना ग्रो करेगा? 7% से ग्रो करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना होगा? 7.2%। और बोला गया वाइल अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो इंप्रूव होगा 8.5%। यहां पर क्या है? जबकि वित्त वर्ष 2024 और 25 की शुरुआत में शहरी महिला बेरोजगारी दर है उसमें सुधार होकर 8.5% हो गई है। और जो युवा बेरोजगार है, कौन? अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स हाई। और अभी भी जो अगर शहर में देखा जाए तो 100 युवा में से 17 युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है, इतने होने नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड से। क्लॉक टावर का न्यूज तो सुने ही होगे, हैं? बताओ यार, उसको भी नहीं छोड़ा बेचारे लोग। रिसेंटली देहरादून आइकॉनिक क्लॉक टावर स्टॉप टिकिंग आफ्टर थीफ डिसमेंटल्ड इट्स कॉपर इनवर्टर। देखिए, हाल ही में देहरादून में प्रतिष्ठित घंटाघर ने तब टिक टिक करना बंद कर दिया जब चोरों ने इनकी तांबे की अंदरूनी हिस्सों को तोड़ दिया। चुराने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसका अंदरूनी जो हिस्सा है तांबे का वो टूट गया, जिसकी वजह से अचानक से टिक टिक करना बंद कर दिया। क्या कितना अच्छा वर्ड है ना, टिक टिक, बेचारा। हाँ, अब देखिए इसका हिस्टोरिकल अगर सिग्निफिकेंस क्या है भाई? कब इसको बनाया गया था? 1940 में। और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा 1953 में। ये याद रखिएगा, क्लियर? ठीक है, इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया है? मतलब उसको लाल शेर सिंह इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर लाल बलबीर सिंह, मतलब लाल शेर सिंह द्वारा अपने पिता लाला जो बलबीर सिंह की याद में इसको बनवाया गया था। जैसे मुमताज, शाहजहां, ओहो, उसी तरीके से ये भी अपने पिता की याद में बनाई दी है भाई। A subtle reminder of a freedom fighter who sacrificed their lives in Indian independence, जो भारत के आजादी के समय एक तरीके से इन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि क्या इसका आर्ट, मतलब जो इसका आरेख है, मैं ये इमेज डालना चाह रहा था, मैं इमेज ही भूल गया, बताता थोड़ा सा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब कौन है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है विथ वन क्लॉक ऑफ ईच ऑफ इट्स 6 साइड्स। हेक्सागन में कितने? 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, एंड द टावर स्टैंड अराउंड कितना मीटर हाई है? 85 मीटर हाई विथ केन्स वंस इकोज थ्रू द सिटीज, जो कि इकोज वगैरह देता है। जैसे अगर उसके अंदर चले जाओगे तो सिटी में जितनी भी आवाजें हो रही है उसकी इको उसको सुनाई देगी। ठीक है, उनकी घंटियां पूरे शहर में गूंजती हैं, और साथ में जितनी भी वहां पर घंटे टन पूरे आसपास में, अब शहर में क्या गूंजेगा, इतना बड़ा ट्रैफिक है, बेचारा क्लॉक टावर पास भी नहीं सुनाई देता है मुझे। तो यह टावर लगभग कितना? 85 मीटर ऊंचा है, जिसकी घंटियां पूरे शहर में गूंजती हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्लॉक टावर से रिलेटेड तो मैंने बता दिया। सरोजनी नायडू वाला बात जरूर याद रखिएगा। आज जल्दी हो गया क्या? उत्तराखंड कम था तो स्टैटिक डालना चाहिए था, चलो कोई नहीं। Recently, a chief minister of Bihar inaugurated the first state of art academy and university in which place? चलिए बताइए, कौन? राजगीर। इसके अभी याद करवाऊंगा, अभी है हमारे पास, अभी 20 मिनट और है। अभी मैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर याद करवाता हूँ, उसको पूछूंगा, एक एक करके जवाब देना होगा यहाँ पर आके। आप लोग भी देखिए तो छा जाइएगा। मान लीजिए आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी, है कि नहीं? क्या बोलते हो? शुरू किया जाए? चलिए बताइए भाई, इसका पिछले वाले में मैंने डिस्कस करा था, क्या था? दूसरा क्या है भाई? हाल ही में समाचारों में देखा गया संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य? असम। ठीक है, उसके आगे थर्ड जो है वो क्या है?
रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड हुआ है, कहां? मुंबई, ठीक है। इसके बाद रिसेंटली जो प्रोजेक्ट नमन कौन? इंडियन आर्मी। ये क्या था प्रोजेक्ट नमन के तहत जितने भी पेंशन वगैरह दिए जाते हैं आर्मी लोगों को, उनको सही तरीके से दिया जाए, इसके लिए ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। लास्ट बताइए, विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हेस्ट कैंपेन? कौन? केरला। केरला जो होगा इसका राइट आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम आज इतना जल्दी कैसे हो गया भाई? ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया मैंने क्या? आज उत्तराखंड कम था, आज थोड़ा सा। अच्छा, अब जितना न्यूज रहेगा उतना जबरदस्ती में कहां से डाल दिया है बताओ? अब मैं ये डाल दूं कि भाई आज इस गांव में एक लोहा का लकड़ी चोरी हुआ। लोहा का लकड़ी भी होता है, हाँ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं इसी वाले से पूछूंगा, मतलब इससे ही पूछूंगा, पहले वाले स्लाइड से। देखते कौन बता पाता है। ठीक, आए तो कुछ तो याद करके जाओ। चलिए हो गया। कौन आना चाहेगा? आ जाइए। यार मौका दे रहे भाई, क्या चाहिए बताओ? बताओ, कोई आएगा? नहीं? आ जाओ। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप बताइए भाई, पहला। अच्छा, इसको पहले हटा देते हैं ना, नहीं तो तू चोरी कर लेगा भाई।
हाँ ये बताइए तो, सबसे पहला सवाल जोर से बोलना, ठीक है, जय हिंद वाला टाइप में। गोवा का सीएम प्रमोद सावंत, ठीक है। उसके बाद बिहार का सीएम, ओहो, नीतीश कुमार, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गवर्नर सबसे पहला था, कौन बताएगा? अब्दुल नजीर, ठीक है, गवर्नर। अब ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का सीएम, छत्तीसगढ़ का सीएम बताइए। चलो मैं सीएम ही पूछ लूंगा, सीएम और गवर्नर ही काफी है, चीफ जस्टिस तो दूर की बात है। बताइए भाई, छत्तीसगढ़ का कौन बताएगा? छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन बताएगा? विष्णुदेव साई, ठीक है। आप बताइए भाई, अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है, पेमा खांडू। उसके बाद गुजरात का पटेल, बस। स्टैच्यू ऑफ, वहां पर क्या है भाई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। अब आगे बताइए भाई, आप बताइए तो। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा कोई? नायाब सिंह सैनी, ठीक है। उसके बाद असम का बताइए, हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है। इसके बाद बताइए, अब इसका ये दोनों याद करिए बस फटाफट, सिर्फ गवर्नर है, उधर सीएम है। मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये गवर्नर, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा उतावला लाओ ना कि भाई कुछ करेंगे। गवर्नर और सीएम, तुमको लगेगा कि ये सारा तो याद हो गया भाई। अपने आप को टेस्ट करो, समझे? हमेशा अपने आप को टेस्ट करोगे तो मजा आएगा। या 2 मिनट मेरे को कितना याद हो रहा है, ये ऐसी चीजें हैं कि हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछने की आशंका तो रहती ही रहती है। टेस्ट करो हमेशा अपने आप को। 1 मिनट और बचा है। चलिए बताइए तो थोड़ा सा। ठीक है, बताइए हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन बताएगा? हाँ ठीक, सब लोग बोलिए जोर से। हाँ तो जान ला भाई, सुबह सुबह नट्स वर्ट्स नहीं खाए कुछ क्या है? अरे यार, तो क्या खाया? कुछ नहीं, चाय भी नहीं पिए? चाय भी नहीं पिए?
बड़ा दिक्कत वाली बात है सुबह सुबह ना। अब मेरी तो धर्म पत्नी है तो बना के दे देती है तो मैं पी लेता हूँ, वैसे मैं भी नहीं पीता था। अब आते हैं उसके बाद झारखंड। झारखंड का सीएम कौन? हेमंत सोरेन है, ठीक है। कर्नाटका का सीएम सिद्धारमैया, ठीक है, वेरी गुड। केरला, हाँ, पिनराई विजयन। फिर मध्य प्रदेश, अरे यादव जी हैं, ठीक है, मोहन यादव। महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे। मणिपुर एन बीरेन सिंह, ठीक। मेघालय, दो शर्मा है, एक असम के एक मेघालय के। इस संगमा है, कौन है? संगमा। गवर्नर बताइए, गवर्नर याद तो नहीं हुआ, सीएम तो याद ही नहीं होता, गवर्नर कहां से होगा ये बताइए। अच्छा तो सीएम ही याद कर लो, चलो लास्ट में ये तो बता दे भाई। चल गवर्नर भी छोड़ दिया मैंने अभी। अब इसका तो सीएम बता दे भाई सब लोग। अब इसमें एक भी गलत मत करना। बस 2 मिनट तो 20 हो गया, 22 में छोड़ दूंगा, फिर आप लोग टेस्ट दीजिएगा। सीएम ये वाला है, ठीक है, और ये गवर्नर है। चलिए भाई, बताइए कौन बताएगा? तो अच्छा लगता ना ये थैंक यू करके। हाँ, अब बताइए। पंजाब, पंजाब के सीएम कौन? भगवत मान, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, भजन लाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, प्रेम सिंह तमंग, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, मोहन चरण माछी, ठीक है। उसके नागालैंड, रियो डी जेनेरियो बोला था मैंने, तो रियो नेफ्यू रियो। मिजोरम, लालदू होमा, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, स्टालिन, त्रिपुरा का स्टालिन वर्ड से लग रहा है कि वो साउथ का है। बताइए भाई। त्रिपुरा का मनिक शाह, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, बताइए क्या नाम बोल रहे थे? एम के स्टालिन, ठीक है। उत्तर प्रदेश, चलिए अब सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है।